अक्सर जब हम इकोनॉमी की बात करते हैं तो उसमें ऑर्गेनाइज्ड जो रिटेल सेक्टर है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और उसको पाकिस्तान में किन चैलेंजेस का सामना है, क्या उसकी इस वक्त ग्रोथ है, और क्या इसमें पाकिस्तान में जो है वो इसमें अचीवमेंट्स की जा सकती हैं। और साथ साथ हालिया दिनों में गवर्नमेंट की जानिब से कुछ टैक्सेशन और थर्ड शेड्यूल एक्सपेंशन के हवाले से जो है वो बातचीत की गई है। तो इन तमाम तर चीज़ों पे बात करने के लिए हमारे साथ असफंदियार फ़ारूक मौजूद होंगे, जो कि चेयरमैन है कैप के। अच्छा असफंदियार, ये बताएं कि हमारा जो टीयर 1 सेक्टर है, जो कि एक रिटेल में सबसे ज़्यादा अहम रोल प्ले करता है, उसका इकॉनमी में कितना बड़ा इम्पैक्ट है, और पाकिस्तान की इकॉनमी में आप क्या समझते हैं कि इस वक्त कितना बड़ा रोल आप जो है वो प्ले कर रहे हैं? टीयर 1 रिटेल का थोड़ा सा मैं आपको समझाता हूँ। बहुत अच्छा सवाल है आपका कि तकरीबन रिटेल और होलसेल ट्रेड पाकिस्तान में 21 ट्रिलियन रुपीज़ के जीडीपी में उसका कंट्रीब्यूशन है। और टीयर 1 रिटेल वो तमाम रिटेल चेन्स हैं जिनकी एक से ज़्यादा दुकान होती है, मुख्तलिफ शहरों में उन्होंने अपने आप को डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ होता है। इसमें डिपार्टमेंट स्टोर भी आते हैं, उसमें अपैरल के, जूतों के, दीगर जो जितने भी ये प्रोडक्ट्स होते हैं, जो भी कंज्यूमर की चीज़ें होती हैं, लेकिन वो ब्रांड में बिक्री होती हैं और रिटेल चीज़ ये बिक्री होती हैं। तो तकरीबन पाकिस्तान में इस वक्त 10% तकरीबन हमारा रिटेल ट्रेड ऑर्गेनाइज रिटेल या टीयर 1 रिटेल के अंदर फिट होता है। और ये तकरीबन जो और जितना भी टीयर 1 रिटेल है, आपको मालूम होगा शायद कि एफबीआर के साथ कनेक्टेड है। यानी पीओएस हमारे जो पॉइंट ऑफ सेल होती है, हर दुकान, हर ट्रांजैक्शन जो है वो एफबीआर को रिपोर्ट हो रही होती है और टैक्स भी जमा हो रहा होता है उसके अगेंस्ट। तो उसके अगेंस्ट तकरीबन 2.9 ट्रिलियन रुपीज़ जो है अभी रिपोर्ट हुआ है पिछले इकोनॉमिक सर्वे में कि ये आपका डॉक्यूमेंटेड सेक्टर रिटेल का, जो कि तकरीबन 10% ओवरऑल ट्रेड का है, आगे पीछे अगर हम देखें। तो ये पूरा जो जितनी भी आपकी लोकल मैन्युफैक्चरिंग की आइटम होते हैं, आपके इंपोर्टेड आइटम भी होते हैं, वो जब भी रिटेल चेन में जाते हैं और वो इस तरह की दुकानों में, बड़ी दुकानों में और मीडियम साइज़ दुकानों में, तो टीयर 1 रिटेल में बिकती हैं ये चीज़ें और कंज्यूमर खरीदता है। अच्छा, पाकिस्तान का टीयर 1 जो सेक्टर है, स्पेशली हमने देखा कि बहुत सारे लोगों ने एज अ ब्रांड, आपने खुद भी कहा कि इस्टेब्लिश किया, हम इंटरनेशनली अपने ब्रांड्स को जो है वो वेल इस्टेब्लिश नहीं कर पा रहे हैं या इस तरह से ग्रो नहीं कर पा रहे हैं। इसकी क्या वजूहत है कि पाकिस्तान के जो टीयर 1 रिटेलर्स हैं वो ग्लोबली एक वेल रिकग्नाइज ब्रांड की तरफ जो है वो नहीं जा पा रहे हैं? क्या चैलेंजेस हैं आपको? ये रिटेल ब्रांड को हमने पहले ये देखना है कि पाकिस्तान के अंदर क्या इन्वायरमेंट है। तो जब आप पाकिस्तान में थ्राइव कर रहे होते हैं तो फिर आप, मेरे ख्याल में आपको मौका मिलता है कि आप फिर पाकिस्तान से बाहर देखें। तो लेकिन हालांकि ऐसा भी है कि हमारे कुछ ख़वातीन के जो ब्रांड्स हैं, मुख्तलिफ ब्रांड्स हैं, जो वो क्लोथिंग ब्रांड्स हैं ख़ासतौर पे, वो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान से बाहर उन्होंने दुकानें भी खोली हैं और ई कॉमर्स के ज़रिए भी उनकी अच्छी सेल्स है। लेकिन वो सिर्फ ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को ज़्यादा कैटर कर रहे हैं, जहाँ पे वो उनको वो चीज़ें नहीं मिल पाती उन ममालिक में, कि जो कपड़े होते हैं, पाकिस्तानी कपड़े खासतौर पे, एथनिक कपड़े, तो वहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह इस्टेब्लिश हो गए हैं। हम अगर मिसाल लें कि यूके में, यूएसए में, इवन मिडल ईस्ट के अंदर भी और रिसेंटली बांग्लादेश के अंदर भी हमारे कुछ ब्रांड्स ने दुकानें खोली हैं। तो ये तो एक अच्छी चीज़ है, ये एक स्टार्ट है कि कम से कम आप पाकिस्तानियों को, ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को एक्सेस मिले पाकिस्तानी ब्रांड्स का, और उनको भी आदत बन जाए ब्रांड्स को कि बाहर किस तरह ऑपरेट करना है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर ऑपरेट करना और बाहर जो है ग्लोबली भी है, वो डिफरेंट माहौल होता है। चाहे वो आप लोकेशंस देख लें, चाहे उसकी वहाँ पे लॉज देख लें, रेगुलेशंस देख लें, इवन जो स्टाफ होता है उनको भी अगर आप देखें, तो आई थिंक ये एक फ़र्स्ट स्टेप है पाकिस्तान के लिए। बट एट द सेम टाइम मैं कहूँगा कि पाकिस्तान में, जैसे मैंने कहा कि 10% अगर सिर्फ आपका रिटेल ऑर्गेनाइज्ड है या टीयर 1 है, बाकी ममालिक में, इवन हमारे हमसाए मुल्कों में भी तकरीबन 15 से 20 से 25% से ज़्यादा हमारे ऑर्गेनाइज रिटेल है। तो हमारा अभी भी बहुत सारा सेगमेंट 90% प्लस जो पाकिस्तान रिटेल है वो अभी अनडॉक्यूमेंटेड और अनऑर्गेनाइज में कहूँगा। डॉक्यूमेंटेड भी अगर है तो वो दूसरे तरीके से डॉक्यूमेंट होता है, बट अनऑर्गेनाइज और टीयर 1 में नहीं। तो आई थिंक सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि पाकिस्तान के अंदर ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट हो ताकि ब्रांड्स पाकिस्तान में फ्लरिश हो, उनको मौके मिलें कि वो बाहर भी फिर अपने आप को एक्सपैंड कर सकें बियॉन्ड सिर्फ ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को प्रोडक्ट बेचने के। क्योंकि हमारे बहुत अच्छे वेस्टर्न वेयर ब्रांड भी हैं, जूते के ब्रांड हैं, और भी इवन इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें हैं जो कि हम रिसेंटली बनाना शुरू किया है पाकिस्तान के अंदर, जो बाहर हम बेच सकते हैं और एक्सपोर्ट में हम कंट्रीब्यूट मज़ीद कर सकें। क्या चैलेंजेस फेस कर रहे हैं इस वक्त? मेन चैलेंज तो ये कि अगर मैं टीयर 1 की अगर बात करूँ, टीयर 1 रिटेलर जितने भी हैं उनके ऊपर उनके लिए अलग टैक्स का निज़ाम है, कम्प्लीटली डिफरेंट, और बाकी 90% जो है उसके लिए डिफरेंट टैक्स निज़ाम है। और ये बाय लॉ क्रिएट किया गया, 2 टीयर बना दिए गए, एक टीयर 1 है, अदर देन टीयर 1। तो क्या है कि फिर आप डिसएडवांटेज पे हम आ गए। अब ठीक है, हमारी जो प्रोडक्ट होती है उसमें तकरीबन लगभग 20 से 25% टैक्स शामिल होता है प्राइस के अंदर, जिसके अंदर कस्टमर भी पे करता है सेल्स टैक्स, और फिर इनकम टैक्स भी हमें ज़ाहिर अदा करना होता है, जो भी प्रिवेलिंग रेट है, चाहे वो उसमें कॉर्पोरेट रेट है, दूसरे टैक्सेस होते हैं।
तो एक तो टैक्स की वजह से प्राइस में फ़र्क आ जाता है। ठीक है, बड़े होने की वजह से आपको थोड़ा एडवांटेज होता है कि आप बड़ा अच्छा थोड़ा प्राइसिंग के अंदर, बाइंग के अंदर थोड़ा सा मैनेज कर लें, लेकिन इतना एडवांटेज बड़ा मुश्किल है कि आप 20 से 25% कवर कर सकें, 5-10% कवर कर लेंगे। तो अगर हमारे पास टैक्स में, अगर हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ रिटेल इकोनॉमी में ये देखें कि 10% अगर इंडस्ट्री का 90% टैक्स दे रहा है, उसका बोझ उसके ऊपर, और वो उसका बोझ इस तरह से है कि कस्टमर को पे करना पड़ रहा है, तो कस्टमर पे कहाँ जाएगा? कस्टमर वो सस्ती चीज़ खरीदना चाहेगा जहाँ इसके ऊपर टैक्स का इम्पैक्ट कम है। वो लॉजिकल है, आप और मैं भी हम यही करेंगे ना, कि कोशिश तो यही होगी यार इतना ज़्यादा ना खर्च कर रहे हैं, अनलेस कि हमें कोई खास नीड है या एक ख्वाहिश है। तो एक तो सबसे बड़ा इशू टैक्सेशन की, उसके अंदर GST है, उसका इनकम टैक्स है, और फिर एक और इशू है कि बिकॉज टैक्स कलेक्शन के चैलेंजेस रहे हैं, तो उन्हीं के ऊपर बोझ ज़्यादा डाला जा रहा है। जो ब्रांड्स हैं, रिटेल चेन्स हैं, Tier 1 रिटेलर है, अब रिसेंटली उन्होंने कुछ एक स्कीम लेके आए हैं जो कि वो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वक्त लगता है इसके अंदर, और जो कॉन्फिडेंस अपने लाना होता है। लेकिन जो ऑलरेडी शिकंजे में है उनसे आप और हम निचोड़ रहे होते हैं टैक्स। तो एक तो टैक्स का इम्पैक्ट है, जो मैं समझता हूँ कि कोई सब्सिडी की ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ा सा प्लेइंग फील्ड को लेवल करना शुरू कर दें। हमें कोई नहीं कहता कि भी आप कम रेट लगाएं, फलाना करें, आप बस थोड़ा सा इसको मैनेज करें कि भी लेवल प्लेइंग फील्ड थोड़ा क्रिएट होना शुरू हो, जो कि हमारे आई थिंक तमाम बिजनेस के सेक्टर्स में यही चैलेंज है, लेकिन रिटेल में सबसे ज़्यादा है। दूसरा इशू ये है कि हमारी ओवर रेगुलेशन। आपको मिसाल देता हूँ कि जब आपकी दुकान होती है किसी भी मार्केट के अंदर, मॉल के अंदर, तो हर महकमा जो होता है हुकूमत का, वो आ जाता है आपके पास, और आपके पास आके ही, हमारे पास आके ही वो फिर चीज़ें मांगते हैं, और फिर ज़ाहिर पर बहुत सारे इसके मसले मसाइल होते हैं, लेकिन और दूसरी जगहों पे नहीं जा रहे होते। तो हमारे पास तकरीबन 50 से 60 रेगुलेटर्स हैं। तो आप इमेजिन करें कि हर महीने आपने 2 से 3 के साथ तो डील करना ही करना है, तो वो भी एक अलग मामला है। तो टैक्स के लिए अलग लोग रखें, इस काम के लिए आप डील करने के लिए अलग लोग रखें। तीसरा जो सबसे बड़ा इशू जो इस वक्त चल रहा है वो है टाइमिंग्स का, कि रिटेल की टाइमिंग्स हर कुछ हफ्तों बाद, महीनों बाद चेंज हो रही हैं। और ये बिज़नेस देखें, जो रिटेल की का बिज़नेस है, ये प्लानिंग होती है 6 महीने पहले। आप अपनी प्लानिंग करते हैं कि मैंने क्या चीज़ बनवानी है, डिज़ाइन करना है, प्रोडक्शन करनी है, एंड सो ऑन। अगर आप प्लान करेंगे सर्टन टाइम के हिसाब से, सर्टन वॉल्यूम बिज़नेस के हिसाब से, और एकदम से आपका वॉल्यूम 25 से 30 से 40% एकदम से हुकूमत की पॉलिसी की वजह से कम हो जाएगा, तो पूरे फिर बिज़नेस आउट हो जाता है आपका। क्योंकि आपके अखराजात जो होते हैं वो वहीं के वहीं होते हैं, आपके किराए वहीं होते हैं, लोगों को आपने सैलरी देनी होती है, आपके दीगर जो आपके अखराजात होते हैं वो वहीं के वहीं होते हैं, आपकी पेमेंट्स करनी होती हैं आपने। तो सबसे बड़ा इशू जो हमें पिछले, अगर 7 अप्रैल से हम देखें, अगर अब हम जुलाई में आ गए, तो ये बहुत बड़ा एक इशू बन गया है कि आपके ऑलमोस्ट 3 महीने का ये चैलेंज बन गया है कि कभी 8 बजे, कभी 9 बजे, कभी ईद से 2 हफ्ते पहले अच्छा किया उन्होंने कि एटलीस्ट उसको खोल दिया रिटेल को, दोबारा उन्होंने कर दिया। अब सारे ऑस्टेरिटी मेजर्स हम जो हैं वो सारे हटा दिए हैं, गवर्नमेंट के अपने भी हट गए, दूसरे भी हट गए, लेकिन टाइमिंग्स जो हैं वो अब भी रिस्ट्रिक्टेड हैं, और उसके अंदर भी डिस्क्रिमिनेशन है कि कुछ दुकानें 9 बजे बंद होंगी, दूसरी दुकानें एग्जेम्प्ट हैं, और रेस्टोरेंट वगैरह 11 बजे खुली हैं, जो कि होनी चाहिए, मैं समझता हूँ। लेकिन एक रीजनेबल टाइम होना चाहिए। हम भी समझते हैं कि बैलेंस टाइम होना चाहिए, कि आप 10 बजे 11 बजे तक इसको रखें। कोई नहीं कह रहा हमारी तरफ से तो एटलीस्ट कि भी 12-1 बजे तक आप हम दुकानें खुले रहें, बिकॉज वो फिजिबल भी नहीं है, वो बिला वजह फिर आपका हमारा एक चैलेंज रहता है। तो ये 3 मेजर फैक्टर्स हैं। इम्पैक्ट वैसे कितना आया इस चीज़ का, कि जो टाइमिंग्स का आपको इशू रहा, और ये 8 बजे 9 बजे जो बंद करें, तो रिटेल सेक्टर की अगर हम बात करें, तो अगर टैक्सेशन में भी कि आप ज़ाहिर टैक्स अदा कर रहे हैं, कमाई होगी तो टैक्स अदा कर रहे होंगे, तो इसका इम्पैक्ट कितना कैलकुलेट कर रहे हैं आप लोग पिछले 3 महीने का? जब 8 बजे की टाइमिंग थी तो उस वक्त हमने कैलकुलेट किया था कि तकरीबन हफ्ते का 100 अरब का इकोनॉमिक लॉस था वीकली। तो और उसमें शामिल है रिटेल, और पीछे मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज जो उनसे लेके 60% मैन्युफैक्चरिंग लिंक्ड है पाकिस्तान के रिटेल के ट्रेड के साथ, बिकॉज सारी चीज़ें जो बनती है पाकिस्तान में वो कहाँ जाके बिकेंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो अभी सब्सक्राइब करें। 60%। और फिर सर्विसेज के अंदर ट्रांसपोर्ट है, लॉजिस्टिक्स है, और भी बहुत सारे सर्विसेज हैं, शॉपिंग मॉल्स और बहुत सारी एरियाज़ हैं। तो 100 अरब का तकरीबन इम्पैक्ट। और ये तकरीबन टैक्स की अगर बात करें तो टैक्स का अप टू 25 बिलियन का लॉस टैक्स का, बिकॉज सेल्स टैक्स 18%, फिर दीगर इनकम टैक्स ऑल्सो वीकली। ये 8 बजे के हिसाब से था जब इन्होंने बहुत ज़्यादा सख्ती की हुई थी। अब चूँकि सख्ती थोड़ी सी उन्होंने रिलैक्स की है, 9 बजे कर दिया उन्होंने, और वो भी 9 बजे कुछ हमारे इलाकों में है, जैसे कि पंजाब में है, इस्लामाबाद में है, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा में नहीं है, बलूचिस्तान ने भी इसको फिर अडॉप्ट कर लिया। तो तकरीबन 15 से 20 अरब आपका वीकली लॉस है पूरे डोमेस्टिक कॉमर्स का, डोमेस्टिक इकोनॉमी का।
और 4 से 5 अरब का तकरीबन वीकली नुकसान है टैक्सेस के अंदर, उसमें जीएसटी, इनकम टैक्स और दीगर टैक्सेस हैं। और अगर हम देखें कि सिर्फ टैक्स का लॉस नहीं, इकोनॉमिक लॉस नहीं है, अगर हम सिर्फ रेवेन्यू की बात करें, असल तो एम्प्लॉयमेंट का चल रहा है कि एम्प्लॉयमेंट के ऊपर जो इम्पैक्ट है कि आपकी रिटेल के स्टाफ होगा, हमारा हो गया, मैन्युफैक्चरिंग के वर्कर्स हो गए, अगर चीज़ें कम बिकेंगी तो और टाइमिंग कम होगी तो आप कम लोगों के वर्किंग आवर्स कम होंगे। हम डबल शिफ्ट से सिंगल और डेढ़ शिफ्ट पे चले गए, उसमें कुछ हमें इवेंचुअली ले ऑफ करने पड़े। हालांकि 2 महीने तक तो हमने कहा कि नहीं चला, ये वापस रिवर्ट हो जाएगा, लेकिन अब तो लग रहा है कि ये परमानेंट करने का हो जा रहा है गवर्नमेंट की तरफ से। तो फिर हमारे पास कोई चॉइस नहीं है, कब तक हम लोगों को जल्दी एक्स्ट्रा लोगों को लेके चल रहे होंगे। तो हालांकि हम चाहते हैं कि जैसे ही ये बात हो तो हम वापस एम्प्लॉयमेंट के ऊपर इसको वो करें। तो एम्प्लॉयमेंट के ऊपर इम्पैक्ट एक तो रिटेल एंड पे है, फिर मैन्युफैक्चरिंग के एंड पे भी है कि अगर 15% के लगभग मैन्युफैक्चरिंग, लोकल मैन्युफैक्चरिंग में इसका इम्पैक्ट आ रहा है, तो वहाँ पर भी ज़ाहिर लोगों की या तो जॉब्स या एटलीस्ट इफ़ नॉट जॉब पे इनकम कम हो रही है। तो इनकम कम होगी तो इकॉनमी का जो पहिया है वो भी स्लो डाउन होना शुरू हो गया। तो सबसे ये तो मेजर इशूज़ हैं जो कि हमने देखने की ज़रूरत है। और दूसरी बात है कि इसका बेनिफिट क्या है। हम सवाल ये हुकूमत से पूछते रहते हैं, चाहे रिटेल चेन्स हों चाहे मैन्युफैक्चरर्स हों, कि आपको इकॉनमी को बेनिफिट कितना हो रहा है। आप टाइमिंग तो कम कर रहे हैं, ठीक है, हमें समझ में आ रहा है कि अगर हम लूज़ कर रहे हैं, इकोनॉमिक लॉस हो रहा है, तो दूसरी तरफ फ़ायदा क्या हो रहा है उसको तो उसको यही बता दीजिए ना कि आपका हमारा फ़ायदा एनर्जी में अगर हुआ है कोई फ़ायदा तो बता दें कितना हुआ है, या कोई इकोनॉमिक हमें कोई इम्पैक्ट हो रहा है, या लोग दुकानें जल्दी बंद होने से क्या लोग जल्दी जाग रहे हैं, उनकी पूरी डेली रूटीन चेंज हो गए हैं क्या। तो कोई पैरेलल सॉल्यूशन भी दिया आपने गवर्नमेंट को? बिल्कुल दिया हमने। एक तो कहा है कि 10 बजे की टाइमिंग कर दें मिनिमम, बिकॉज लोगों के लिए अगर काम से निकल के वो घर पहुंच रहे हैं 7 बजे, फिर निकलते निकलते 8 भी बज जाते हैं, कभी कोई फैमिली लेके निकलना होता है, तो फिर 9 बजे दुकान बंद होना और फिर तो मेरे ख्याल में इट मेक्स नो सेंस, लोगों को इनकन्वीनियंस हो रहा है। और वीकेंड्स के ऊपर ज़्यादा, तो हम तो वैसे वीकेंड के ऊपर 11 बजे करते हैं, ये नहीं कि 12-1 बजे तक 2 बजे तक दुकानें खुली हो, नंबर 1। नंबर 2 हमने ये रिक्वेस्ट की है कि डे लाइट सेविंग्स टाइम को इम्प्लीमेंट करें। उसका मतलब ये है कि घड़ियाँ जो हैं वो गर्मियों में आप आगे कर दें। क्या होगा कि अगर फजर जल्दी हो रही है, उसके आपने स्कूलों को, दफातर को, दीगर आपके जो टाइमिंग्स होती हैं उनको भी जल्दी कर दें। फिर क्या होगा कि पूरी इकॉनमी शिफ्ट हो जाएगी, जो पहले हम ट्राई कर चुके हैं और अभी दोबारा हमें कंसिडर करना चाहिए, हालांकि इस पर काम नहीं हो रहा हमारे हिसाब से। और तीसरी चीज़ ये कि हम क्या कर रहे हैं कि जो कंप्लाइंट सेक्टर है, टियर 1 सेक्टर है, उसकी वो सबसे ज़्यादा सख्ती है। जो प्रोमिनेंट है, जो प्रोमिनेंट जगहों पे हैं, मॉलों में हैं, मार्केटों में हैं, उनको हम बंद जल्दी कर रहे हैं, दीगर जगहों में हमने उनको थोड़ा छोड़ दिया। तो मैं नहीं कहता कि अभी उनको बंद करना चाहिए, हमारा कहना है कि हमें खुले रहने दें, ताकि इकोनॉमी में कम से कम एक लेवल प्लेइंग फील्ड, टैक्स में अगर नहीं हो सकता फ़ौरन तो कम से कम टाइमिंग्स में तो एक लेवल प्लेइंग फील्ड तो मिल जाए ना। तो हम अपना ऐसे आपने सवाल शुरू में किया कि ब्रांड्स बाहर क्यों जा सकती हैं। भाई पाकिस्तान के अंदर ही इतने हम चीज़ें फेस कर रहे हैं, तो फिर बाहर जाना तो सेकेंडरी चीज़ है ना। अब बाद में जब आप कंफर्टेबल होते हैं, आप खुश होते हैं, थ्राइव कर रहे होते हैं, बिजनेस ग्रो कर रहा होता है पाकिस्तान के अंदर, अपने मुल्क के अंदर, तो फिर आप बाहर अपना एक्सपेंशन देख सकते हैं और फिर एक्सपोर्ट्स में और मजीद कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। अच्छा, अभी टियर 1 सेक्टर के लिए गवर्नमेंट ने एक और जो है वो 3rd शेड्यूल एक्सपेंशन के हवाले से भी जो है वो कुछ चीज़ें प्लान आउट कर ली हैं, तो जिसमें बहुत सारी चीज़ें शामिल हो जाएंगी, इंक्लूडिंग शूज़, बैग्स एंड अदर्स। आप क्या समझते हैं कि इस 3rd शेड्यूल एक्सपेंशन के बाद रिटेल सेक्टर पे, स्पेशली द वंस वी आर टॉकिंग अबाउट, उन पे क्या इम्पैक्ट होगा और एक आम कंज्यूमर को इसका क्या इम्पैक्ट होगा? ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हम पहले ये समझ लें कि 3rd शेड्यूल आया क्यों गया था। 3rd शेड्यूल आया गया था क्योंकि ब्रांड्स जैसे हैं, जैसे कि FMCG के ब्रांड हैं, स्टैंडर्डाइज गुड्स होती हैं, जैसे कि कोई साबुन है, शैम्पू है, जूस है, और भी दीगर दूध हो गए और बहुत सारी प्रोडक्ट्स हो गई। वो क्या होता है कि वो ब्रांड पीछे होता है जो कि चीज़ बना रहा होता है, बनवा रहा होता है और प्राइस सेट करके डब्बा पैक करके फिर रिटेलर को दे देता है। अब रिटेलर छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। तो क्या हो रहा था कि क्योंकि हमारे पास रिटेल डॉक्यूमेंटेड नहीं थी, रिटेल में तो उससे पहले मैन्युफैक्चरिंग की स्टेज पे पूरा टैक्स प्राइस के ऊपर, फुल प्राइस के ऊपर अदा हो गया, ठीक है, जमा भी हो गया और वहाँ पे सेल्स टैक्स के तक काम हो गया। तो ये अच्छी चीज़ थी उस केस में। अब क्या हुआ है कि जहाँ पर रिटेल ब्रांड है, जैसे कि अगर कोई कपड़े बनाने वाला है, कोई जूते बनाने वाला है, कोई अभी तो कपड़ों को नहीं शामिल किया, लेकिन जूतों को और लेदर गुड्स और बैग्स और बैकपैक्स भी, बच्चों के बहुत सारी चीज़ों को ऐड कर दिया। तो उसके अंदर क्या हो रहा है कि रिटेलर प्राइस सेट करता है, रिटेलर बनवाता है, रिटेलर डिज़ाइनिंग भी करता है, उसकी बनवाता भी है, उसकी मार्केटिंग करता है, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन करता है, अपनी दुकानों से भी बेचता है, दूसरों से भी बेचता है। तो क्या हो रहा है कि यहाँ पर तो रिटेल जो है ना वो डॉक्यूमेंटेड है और मैन्युफैक्चरर तो आप किसी से भी बनवाए, छोटे कारखाने से भी बनवाएं। तो एक तो ये 3rd शेड्यूल में ये चीज़ें काउंट नहीं होनी चाहिए, बिकॉज इसका मकसद ही डिफरेंट था 3rd शेड्यूल का। तो ये तो एक बहुत बड़ा इशू है कि उन्होंने ये वाली चीज़ें डाल दी हैं, जिसकी वजह से सबसे बड़ा इम्पैक्ट कंज्यूमर पे आएगा। अब मिसाल आपको देता हूँ कि आपके शैम्पू या हमारे सोप वगैरह जो होते हैं उसके अंदर तो डिस्काउंटिंग नहीं होती,
वो तो एक प्राइस जो सेट हुई हुई होती है उस पर उसी पे कस्टमर को बेचा जाता है तकरीबन। अगर थोड़ा बहुत आपको 1-2% 2% कम में भी बिक जाएगा, ज़्यादा में बिक जाएगा, लेकिन टैक्स ज़्यादा पीछे हो जाता है। लेकिन जूते होते हैं, जूते आपकी सीजनल प्रोडक्ट है। मिसाल के तौर पे अगर चप्पलें हैं जो कि गर्मियों में बिकते हैं, और अगर चप्पलें रह गई आपके स्टॉक के अंदर रिटेलर के पास और उसने फिर आपने गर्मियों से यानी सर्दियों से पहले उसने बेचना है, तो वो 30% 50% के डिस्काउंट पे बेचेगा जो भी बच जाएगा। लेकिन क्या होगा कि वो 100% के ऊपर उसने टैक्स उसने अदा करना है या कस्टमर से लेना है। तो क्या हुआ कि 18% 30% डिस्काउंट के ऊपर क्या बनेगा, तकरीबन 26% बनेगा, 25% बनेगा, जो कस्टमर के ऊपर एक्स्ट्रा टैक्स का बोझ लगेगा। अगर 50% डिस्काउंट पे बेच रहा है अपने जो स्टॉक है, तो वो कितना हुआ, 36% हो गया। तो 36% अगर कस्टमर को GST के मद में दे रहा हो उन चीज़ों के ऊपर, तो फिर ये तो नाइंसाफ़ी है। मतलब आप कस्टमर को ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा, तो फिर तो ये 18% नहीं रहेगा, ये तो आपका कम से कम ये इन सारे आइटम्स के अंदर मिला के ये 22 से 30% एक्स्ट्रा टैक्स हो जाएगा बनिस्बत 18% GST के। तो चीज़ें महंगी होंगी। और टैक्स के ऑफिशियल्स ने जब ये चीज़ें डिस्कस हो रही थी और इसको प्रपोज जैसे एकदम से किया गया बजट के अंदर, तो उन्हें खुद कहा कि हाँ जी चीज़ें महंगी होंगी। तो हमने यही उनको समझाया कि आप चीज़ें बिलावजह महंगी क्यों कर रहे हैं कस्टमर के लिए। और दूसरी बात है कि डॉक्यूमेंटेशन का बोझ ऑलरेडी हमारी, अगर एक ट्रांजैक्शन एक्चुअल प्राइस के ऊपर रिपोर्ट हो रही है, तो आप टैक्स उसके ऊपर एक्स्ट्रा पहले से क्यों ले रहे हैं, जब एक्चुअल ही आपको टैक्स भी मिल रहा है, आपको कस्टमर की हमारी ट्रांजैक्शन भी रिपोर्ट हो रही है BRPUS के ज़रिए। तो ये तो हम इन्फ्लेशन को फ्यूल कर रहे हैं इसके ज़रिए। इतने सारे आइटम को थर्ड स्केड्यूल में लाना जो पहले नहीं थे और होने भी नहीं चाहिए थर्ड स्केड्यूल के अंदर। जूते हो गए। गवर्नमेंट से इस वक्त क्या आपकी जो है वो इस चीज़ पे बातचीत चल रही है, क्योंकि ये चीज़ें तो गवर्नमेंट ने फ़िलहाल कर दी हैं ऑन बोर्ड? देखिए हमारी तो एक तो यही अभी भी रिक्वेस्ट है कि इसको वापस लिया जाए, इसको सोचा जाए, बिकॉज़ ये हमें तो लगता है कि ये अगेन ये रेवेन्यू जनरेशन की तरफ ज़्यादा तवज्जो है, बजाय ये कि भी एक्चुअली आम लोगों के ऊपर और कंज्यूमर के ऊपर और जो कंप्लाइंट बिजनेस है उसके ऊपर आप बोझ मज़ीद डाल रहे हैं। तो अक्सर जब बात होती है कि जी ये एक बजट है जो कि फ्रेंडली बजट है, बिज़नेस फ्रेंडली बजट है या पब्लिक फ्रेंडली बजट है, फिर तो इन चीज़ों से तो ये चीज़ बहुत बिल्कुल बरक्स है कि आप ये चीज़ करें। तो हमने रिक्वेस्ट ये की कि आप थर्ड शेड्यूल में चीज़ें से आगे ये हटाएं, या कम से कम जो कंप्लाइंट सेक्टर है जिसकी वजह से इन्होंने थर्ड शेड्यूल मुतारिफ किया था कि कंप्लाइंट सेक्टर को इसको एक्सक्लूड कर दें फॉर एग्जांपल। हालांकि ये चीज़ें होनी ही नहीं चाहिए किसी भी सूरत में थर्ड शेड्यूल के अंदर। और फिर हम ये अक्सर बात करते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है या कंप्लाइंट सेक्टर जो है वो ज़्यादा टैक्स दे कर रहा है और रिटेल के अंदर टैक्स नहीं आ रहा। तो हम खुद ही ये कह रहे हैं कि भाई मैन्युफैक्चरर से और टैक्स निकालो, कंज्यूमर से और टैक्स निकालो, और इंटीग्रेटेड टियर 1 रिटेलर जो कंप्लाइंट रिटेलर है उसके ऊपर बोझ बढ़ा दो। थैंक यू सो मच असफन यार।